नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है पिता की सीख और बंटवारा। आज कुंभ में स्नान करके आए राधे श्याम जी ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। कांपते और ठिठुरते हुए भी वे गरीबों को दान देते हुए चले आ रहे थे। इस कुंभ में स्नान करने के लिए उनके साथ उनके दोनों बेटे, बहुएं और दोनों पोते और पोती भी आए हुए थे। सभी कुंभ में स्नान करके बहुत प्रसन्न थे। वहां की रासलीला तथा भगवत महात्म्य के बारे में सुनकर सभी का मन पुलकित हो उठा था। एक सप्ताह मेले में रुकने के बाद सभी अपने घर को वापस आ चुके थे, परंतु वह अविस्मरणीय यात्रा आज भी उनके जहन में हिलोरे ले रही थी। आज भी दिन भर धूप नहीं निकली। ठंड हाड़ कपकपा देने वाली थी और इस ठंड से सभी परेशान थे। राधेश्याम जी, जो गांव के मुखिया थे, वे अपने कमरे में हीटर के पास बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे, क्योंकि न जाने क्यों आज उनके मन में कुछ अजीब तरह के विचार आ रहे थे। आज उनके मन में अपनी स्वर्गवासी पत्नी से संबंधित, उसकी मृत्यु से लेकर अब तक की सारी घटनाएं न जाने क्यों एक एक करके उनके दिमाग में जीवंत हो रही थी कि कैसे उन्होंने अपने दोनों बेटों को माँ और पिता दोनों का प्यार देकर अब तक संघर्ष किया है। उनके दो बेटे हैं, रमेश और सुरेश। रमेश उनका बड़ा बेटा है, जिसकी पत्नी का नाम राखी है, जिनकी दो संतानें हैं, बड़ा बेटा रितेश और बेटी रेनू। बेटा 10 साल का हो चुका है, जो बेहद समझदार है, और बेटी रेनू, जो अभी 7 साल की है और काफ़ी चंचल है। राधेश्याम जी का छोटा बेटा सुरेश, जिसकी पत्नी का नाम है सीमा, जो बहुत ही तेज तर्रार औरत है, जिसका केवल एक ही बेटा है, उसका नाम है शिखर। वो भी अभी 8 साल का है। यह भी काफ़ी समझदार है। अभी वे इन्हीं सब विचारों में खोए हुए थे कि तभी बड़ी बहू राखी की आवाज़ से उनकी तंद्रा टूटी, और वे देखते हैं कि उनकी बड़ी बहू चाय लेकर उनके पास खड़ी है और उन्हें बड़ी देर से पिताजी पिताजी कहकर पुकार रही है। राधेश्याम जी उससे चाय लेकर पीने लगते हैं कि तभी गांव के कुछ लोग राधेश्याम जी से मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि राधेश्याम जी जब से कुंभ से लौटे हैं तब से उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था। काफ़ी दिनों से वे घर से बाहर भी नहीं गए थे। राधेश्याम जी अपनी बड़ी बहू को आवाज़ देते हुए कहते हैं कि बहू, देखो तो कौन आया है मुझसे मिलने। अरे भाई, कुछ चाय नाश्ता तो बना लाओ। फिर सभी लोग बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही बड़ी बहू चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे भी ले आती है। सभी लोग गर्मा गर्म समोसे और चाय का आनंद लेते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते करते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। तब उन्होंने कहा, अरे काफ़ी लेट हो गया, समय का तो पता ही नहीं चला आपसे बात करते हुए। अब आप हम लोगों को आज्ञा दीजिए, और वैसे भी हम लोगों ने आपका काफ़ी समय ले लिया है। पर राधेश्याम जी ने कहा, अरे नहीं, कोई बात नहीं भाई, आजकल कहाँ किसी के पास समय ही है कहीं बैठने का। आप लोगों के यहाँ आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझसे मिलने आए। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए। राधेश्याम जी अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। वे शायद, उन्हें भी यह महसूस होने लगा था कि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसीलिए एक दिन वे अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाए और कहा कि बच्चों,
मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भाई जैसे अब तक एक दूसरे का साथ देते आए हो, वैसे ही आगे भी तुम्हारा प्यार यूं ही बना रहे। तुम दोनों के बीच में कभी भी किसी भी बात को लेकर आपस में कोई भी गलतफहमी ना हो। इसीलिए मेरे बच्चों, मेरे पास जो भी जमीन जायदाद और संपत्ति है, उसका आधा आधा हिस्सा तुम दोनों आपस में बांट लो। यह सुनते ही उनके दोनों बेटे राधे श्याम जी के पास आकर उनके पैरों को पकड़कर रोने लगते हैं और रोते हुए दोनों कहने लगते हैं कि पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अभी तो हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। आपने हमें बचपन से लेकर आज तक कभी भी माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दी है, और आज आप भी हमें छोड़कर जाने की बातें कर रहे हैं। आपने सोचा है कि हम लोग आपके बिना भले कैसे रह पाएंगे? आपको कुछ भी नहीं होगा। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को आपको दिखाएंगे। आप ठीक हो जाएंगे। अपने बेटों की बात सुनकर राधे श्याम जी ने कहा, बेटा, यह तो प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसे एक दिन तो अवश्य ही जाना पड़ता है। पहले मैं भी यही समझता था बच्चों, कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं दोनों बेटों की परवरिश कैसे कर पाऊंगा, और अगर कर भी पाया तो अच्छे से कर भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन तुम्हारी माँ के जाने के बाद भी मुझे जीने का वे साहस देती रही, और आज मेरे बेटे बहुत होशियार हो गए हैं। अपने से बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करना जानते हैं। भला मुझसे खुश नसीब कौन सा बाप होगा? अब तो ऊपर जाकर तुम्हारी माँ को भी मैं गर्व से जवाब दे पाऊंगा। इसीलिए बिना किसी चिंता के अब मैं आराम से जाकर तुम्हारी माँ से कहूँगा कि मैंने तुम्हारे दोनों बेटे बहुओं और दोनों पोतों पोतियों को हंसता खेलता छोड़कर आया हूँ। इसीलिए मेरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम दोनों भाई मेरे सामने ही सारी संपत्ति को दो हिस्सों में बांट लो, बच्चों, जिससे मैं चैन से मर सकूं और मेरी आत्मा को शांति मिल सके। राधे श्याम जी के बार बार जिद करने पर उन दोनों ने देखा कि अब पिताजी मानने वाले तो हैं नहीं, तो दोनों भाइयों ने कहा, पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप ही बंटवारा कर दीजिए। आप जिसको भी जो कुछ भी देंगे, हम आपका दिया हुआ प्रसाद समझकर रख लेंगे। पिता ने दोनों बेटों को आधी आधी संपत्ति बांट दी, और दोनों बेटों ने उसे सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करने लगे। साथ ही साथ बातें, हंसी मजाक भी हो रहा था। भोजन करने के बाद दोनों भाई राधे श्याम जी को दवा देने के बाद काफ़ी देर तक उनसे बातें करते रहे। फिर राधे श्याम जी ने दोनों बेटों को कहा कि बच्चों, जाओ, अब तुम लोग भी सो जाओ। सुबह अपने अपने काम पर भी तो जाना है तुम लोगों को। उसके बाद रमेश और सुरेश ने अपने पिता को गले लगाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। सुबह जब बड़ी बहू चाय लेकर पिताजी के कमरे में उन्हें देने के लिए आई, तो देखती है कि राधे श्याम जी अभी तक सो रहे हैं। उसने 2 से 3 बार पिताजी को आवाज़ लगाई। आवाज़ देने पर भी जब वे नहीं उठे, तो उसने रमेश और सुरेश को पुकारा। जब दोनों भागकर पिताजी के पास आए, तो आकर देखा कि उनके हाथ पांव तो ढीले पड़ चुके थे, उनकी सांसें रुक चुकी थी, और वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके थे। दोनों बेटे अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर उनके पास जाकर उन्हें पकड़कर जोर जोर से रोने लगे। बेटों को रोता देख बहुएं भी रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर पूरा परिवार सहित आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। गांव के
बड़े लोगों ने उन्हें समझा बुझाकर क्रियाकर्म करने की तैयारी करने को कहा। दोनों बेटों ने मिलकर पिता के क्रियाकर्म आदि सब विधि विधान से पूरा किया। राधे श्याम जी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद सुरेश की पत्नी ने सुरेश से कहा, सुनो जी, मेरे मन में एक बात चल रही है, अगर बोलो तो मैं कहूँ। सुरेश बोला, सीमा, ऐसी कौन सी बात कहना चाहती हो जिसके लिए तुम्हें मुझसे इजाज़त चाहिए? सीमा ने कहा, सुनो ना जी, क्यों ना हम लोग अपने गांव की संपत्ति को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लें और शहर में रहने से शिखर की पढ़ाई हम लोग बहुत अच्छी तरह से करवा पाएंगे। आखिर वह हमारी इकलौती संतान है। सुरेश ने कहा कि हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, परंतु इसके लिए बड़े भैया से भी तो पूछना पड़ेगा। इतना सुनते ही सीमा का पारा हाई हो गया और पैर पटकते हुए बोली, अरे, तुम भी पूरे मूर्ख ही हो क्या जी? आखिर बड़े भैया क्यों चाहेंगे कि आपका बेटा शहर के अच्छे स्कूल में पढ़े? वह तो यही चाहेंगे ना कि हमारा शिखर भी उनके बच्चों रितेश और रेनू की तरह गांव के छोटे से स्कूल में पढ़े। वैसे भी मेरे बेटे को भी तो गांव का स्कूल पसंद ही नहीं है। आखिर एक मुखिया का पोता है वह। क्या उसकी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते हो आप? अपनी बातों से परेशान होकर सुरेश ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ, लेकिन यदि भैया मना कर देंगे तो मैं शहर नहीं जाऊंगा। इतना सुनना था कि सीमा लगातार बड़बड़ किए जा रही थी। वह उसको खूब बुरा भला बोले जा रही थी। अब सुरेश को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा, बोल तो दिया कल बात करूंगा, अब अगर तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला तो मुझसे बुरा कोई न होगा, समझी? जैसे तैसे रात बीती। सुबह हुई। सीमा फिर से उसके पीछे पड़ गई। थक हार कर सुरेश अपने बड़े भाई को सारी बात बता देता है, परंतु उसकी निगाह संकोच के कारण नीचे ही गड़ी जा रही थी। रमेश ने कहा, सुरेश, यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? अगर हमारा बच्चा शहर के स्कूल में पढ़ना चाहता है तो हम उसे शहर अवश्य में पढ़ाएंगे। बल्कि कल ही मैं शहर की ओर जाने वाला हूँ, तो वहाँ के सबसे अच्छे और बड़े स्कूल में बात करके आऊँगा। तभी छोटे भाई ने कहा, लेकिन भैया, मैं अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी बेचकर शहर में ही रहकर वहीं पर उसे पढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरे हिस्से की ज़मीन जायदाद इतनी जितनी जल्दी बिक जाए तो अच्छा है। रमेश बोला, अरे पागल, शिखर को पढ़ाने के लिए पूर्वजों की संपत्ति को बेचने की क्या जरूरत है? क्या हम दोनों मिलकर उसे नहीं पढ़ा सकते क्या? तो सीमा बोली कि जब हम शहर में ही रहेंगे तो यहाँ की प्रॉपर्टी का क्या करना है बड़े भैया? बड़े भाई ने कहा, तो ठीक है, अपनी सारी प्रॉपर्टी का रेट पता करके मुझे बता दो, मैं तुम्हें वे सारे पैसों का इंतजाम करके दे दूंगा। ऐसा ही हुआ। सारी संपत्ति की कीमत लगाकर बड़े भाई को बता दिया गया, तो रमेश ने भी वे पैसे सुरेश को दे दिए। अब सुरेश और उसका परिवार शहर के रहन सहन में पूरी तरीके से ढल चुके थे। वह वहीं पर मकान लेकर वहीं पर रच बस गए थे। अब तो सुरेश और उसके परिवार ने गांव की ओर मुड़कर देखना भी बंद कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। अब तो शिखर की शादी भी हो चुकी थी और उसे एक बेटी भी हो गई थी। सभी उसे प्यार से यशी बुलाते थे। धीरे धीरे सुरेश भी अब बीमार सा रहने लग गया था। इसी कारण उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। शिखर एक मल्टीनेशनल कंपनी का जनरल मैनेजर था। अब वह काफ़ी अच्छी तनख्वाह पा रहा था, परंतु अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। बस उस घर को छोड़कर। एक दिन शिखर की पत्नी ने शिखर से नया मकान लेने की जिद फान दी। इस बात को लेकर आए दिन घर में कलह का माहौल बना रहता। शिखर की पत्नी के आगे अब तो सीमा की भी दाल न गलती। पत्नी की बातों से परेशान होकर
वह नया मकान लेने का विचार करके अपने पिताजी और माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, पिताजी, अब यह घर छोटा पड़ रहा है, क्यों न हम लोग इसे बेचकर एक बड़ा मकान ले लेते हैं। इस मकान को बेचने से जो कुछ भी पैसे मिलेंगे और जो कुछ कम पड़ेगा वह मैं अपनी नौकरी से लोन ले लूँगा। देखो ना, यह रोज रोज की चिकचिक से भी छुट्टी मिल जाएगी। माता पिता ने अपने बेटे की बात मान ली और कहा कि बेटा, रहना तो तुम लोगों को ही है, हम लोगों का क्या है। आखिर अब जिंदगी बची ही कितनी है, ज्यादा समय तो बीत चुका है। तुम लोगों को जैसा ठीक लगे वैसा कर लो, हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है मेरे बच्चे। माता पिता की सहमति मिलते ही शिखर ने तुरंत ही एक नया मकान बुक करवा लिया और बहुत जल्द पुराने मकान को बेचकर नए मकान में प्रवेश कर लिया। सुरेश जी और उनकी पत्नी सीमा जब नए मकान में पहुंचे तो उनकी बहू और पोती ने नए घर का एक एक कमरा दिखाना शुरू किया और सभी कमरों में क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कौन सी सजावट की जाएगी, किस रंग के पर्दे लगाए जाएंगे, यह सब कुछ बताए जा रहे थे। जब सारा मकान दिखा दिया तो दादी सीमा जी ने अपने पोती से पूछा कि बेटी, एक बात बताओ कि आपने तो सारे कमरे मुझे दिखा दिए, लेकिन यह नहीं बताया कि तुम्हारे दादू और दादी का कमरा कौन सा है। यह सुनते ही उनकी पोती बोली, अरे, आप लोगों को नहीं पता क्या? यह सुनते ही सीमा जी का दिल बैठ गया और पूछने लगी, क्या नहीं पता बेटा, मुझे क्या नहीं पता। दोस्तों, यह कहानी का पहला भाग है। इसका दूसरा भाग जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तो मेरे चैनल पर जाकर इसे अवश्य सुनिएगा। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, यदि आप यह चाहते हैं कि आप मेरी कहानियाँ सदैव ऐसे ही सुनते रहें, तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स करना चाहिए, जिससे मैं उत्साहित होकर और अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स करके अवश्य बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आगे क्या होने वाला है, उनकी पोती आखिर सीमा जी से ऐसा कौन सा राज बताने वाली है, जिसको सुनने से पहले ही सीमा जी के मन में घबराहट हो रही थी। क्या सीमा जी की बहू ने जो किया, पुराने मकान को बेचकर नया मकान खरीद लिया, या स्वयं सीमा जी ने जो किया कि गांव के घर को, गांव की संपत्ति को बेचकर अपने बच्चों को लेकर शहर में आ गई? क्या यह सब करना उचित था, ठीक था? आपकी क्या राय है इस कहानी पर? आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। दोस्तों, कहानी को सुनकर लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूला करें, क्योंकि आपके एक एक लाइक और एक एक कमेंट से मुझे बहुत मनोबल मिलता है। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपनी इस दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।